नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुरेंद्र पॉडकास्ट पर। साथियों, आप सबको विदित है, हमने ये पॉडकास्ट की जो श्रृंखला है वो शुरू करी है। इसके पीछे जो मोटिव है आप सबको पता है। गांव देहात के हमारे जो भी साथी है जिन्होंने संघर्ष के दम पर अपने अपने फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ अचीव किया है, अच्छा किया है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, उन्हीं साथियों की कहानी इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले हमने 3 पॉडकास्ट ऑलरेडी अपने YouTube चैनल सुरेंद्र पॉडकास्ट पर अपलोड कर दिए हैं। आपका बहुत ज्यादा प्यार मिला, सहयोग मिला। आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वीडियो को अपने परिचितों तक, अपने साथियों तक शेयर करिए ताकि उनको ये जो कहानियां हैं पता लगे, उनको भी मोटिवेशन मिले। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथी है, हमारे मेहमान है, हमारे बड़े भाई साहब सावलाल जी सैनी। राम राम सावर भैया। सबसे पहले अपना परिचय बताइए एक बार। सबसे पहले सुरेंद्र भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपने जो नई दिशा पहले शुरुआत की है वो काफ़ी सराहनीय है और ये चीज़ें लगातार आप ऐसे ही चलाते रहे, जिससे कि नए युवा साथी जो तैयारी कर रहे हैं, इस बेरोजगारी के दौर में हैं, उनको नया मोटिवेशन मिले इस चीज़ से। सावर भैया, गांव आपका जूनिया है। जी सर। जूने से आपने पढ़ाई करी, पहले से लेकर आपने 6ठी क्लास तक प्राइवेट स्कूल से आपने शिक्षा ग्रहण करी। बिल्कुल साहब, है ना। उसके बाद 6th क्लास के बाद में 7th से लेकर 10th तक आपने सरकारी स्कूल से करी। सरकारी स्कूल से। उसके बाद आप 11th 12th केकड़ी गए, वहाँ भी आपने सरकारी स्कूल से करी। सब्जेक्ट क्या था आपके 11th के अंदर? 11th में सर मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट था। अच्छा। और मैंने पहली से 5 ही स्वामी विवेकानंद स्कूल थी, हमारे प्राइवेट स्कूल थी। अच्छा। वहाँ से की है हमने। उसके बाद जो 6ठी से लेकर 10वीं तक का अपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनिया है, वहाँ से की है। और 11th 12th मैंने केकड़ी से की है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट नहीं था, कॉमर्स सब्जेक्ट। कॉमर्स नहीं था उस टाइम पे ना। हाँ, तो उस हिसाब से वहाँ जाना पड़ता था हमें केकड़ी के लिए। अच्छा। आपके 10th में परसेंटेज कितने थे? सर 10th का तो ये बताऊँ कि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और मेरे 10th में 57.83% थे। अच्छा। और उसके बाद में 11th 12th के लिए मैं केकड़ी गया, तो वहाँ मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया। और एवरेज स्टूडेंट के नाते आप समझ लीजिए कि कितना परसेंटेज बनेंगे। तो 12वीं मेरे 52.83% थे। 12वीं में ना। हाँ। अच्छा। और पढ़ाई तो मैं एवरेज रहा ही, लेकिन साथ ही साथ मैंने खेल का भी अपने वो रखा साथ में। अच्छा, आप एक बढ़िया प्लेयर थे, मतलब मैं मान सकता हूँ। पढ़ाई का तो था ही सही, लेकिन जो ज़्यादा टाइम दिया मैंने खेल पर दिया ज़्यादा टाइम। पढ़ाई में आप हो सकते हैं और गेम में आपने बढ़िया किया। शायद इसी के बदौलत आप नेशनल खेल चुके हैं गेम के अंदर। सर 2007 में मैं नेशनल गया हूँ और नेशनल के साथ साथ में हर बार स्टेट का तो होता ही था मेरे साथ में। अच्छा। कम से कम 4 बार स्टेट है मेरा और 1 बार नेशनल मेरे। गाइडर कौन थे आपके, कोच कौन थे उस टाइम पे? कोच हमारे सर बिरदीशन जी वैष्णव थे। अच्छा। और उन्होंने काफ़ी गेम्स में हमारे लिए नहीं, अपने पूर्व और जो विद्यालय जूनियर क्षेत्र में उस टाइम में काफ़ी अच्छा उनका रहा है गेम्स के अंदर। खो खो ही नहीं, मेरे तो जैसे खो खो था, खो खो नहीं, जूडो वगैरह बहुत सारे गेम्स थे, 2-3 गेम्स थे, उनमें उनका काफ़ी योगदान था। और बच्चों को मोटिवेट करना, सब चीज़ें थी उनके अंदर। अच्छा। ये चीज़ें। सौरभ भैया, आपने 11th 12th केकड़ी से करी, उसके बाद शायद आप CS की तैयारी करने जयपुर चले गए थे। जी सर। थोड़ा वो कहानी बताइए एक बार। कहानी में ऐसे जैसे हमने 12th पास की, सभी के साथ होता है कि आगे क्या करना है, तो सबके मन में रहती है कि कुछ अच्छा करने की सोचे। तो उसी प्रयास में मैं, हमारे साथी गण थे जो जिन्होंने कहा भाई CS की तैयारी करते हैं। इतना जानकारी नहीं थी, लेकिन CS होता क्या? कॉमर्स। हाँ, कॉमर्स बैकग्राउंड में इसमें 2 कोर्स होते हैं, एक तो CA होता है। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला। अच्छा। और एक CS होता है जो कंपनी सेक्रेटरी के नाम से है। अच्छा। तो हमारे साथी गण थे 2-4 जने, जो उन्होंने बोला भी ये वाला कोर्स कर लेते हैं हम। तो उस हिसाब से हमने जयपुर में वहाँ एडमिशन लिया इस चीज़ के लिए और तैयारी भी की अच्छी खासी। लेकिन कुछ भी मानो आप, उस टाइम बैठा नहीं, हमारा 1.5 साल की तैयारी। फाउंडेशन 3 स्टेप होते हैं इसमें, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और जो फाइनली होता है। तो पहले स्टेज में तैयारी की अच्छी, लेकिन बैठा नहीं हमारा। उसी के साथ में आपके साथ बीकॉम करी थी? साथ में बीकॉम साथ में चल रही थी वो। अच्छा, बीकॉम साथ चल रहा था? साथ में चल रही थी। बीकॉम में क्या परसेंटेज थे आपके?
बीकॉम में मेरे सर 44.75% थे। अच्छा, तो ये परसेंटेज की कमी थी या फिर कोई अलग रुझान था जिससे आपने मतलब बीए करी, या फिर बीपीएड के अंदर कोई आपकी दुविधा आई थी इस परसेंटेज को लेकर? देखो, जो बीपीएड जो कोर्स होता है ये पीटीआई के लिए होता है। अच्छा। उसके लिए क्या परसेंटेज 45% होना जरूरी है। अच्छा, तो मेरे दिमाग में था, जैसे वहाँ से सीएस किया था मैंने उस टाइम पीरियड में, तो वहाँ मेरे को असफलता हाथ लगी थी। तो आगे की सोचा भी अपने ग्रेजुएशन करके अपने 45% जो भी है परसेंटेज बना के, जो उसका क्राइटेरिया है बीपीएड वाला, वो कंप्लीट करके और उसमें अपन जो भी है भाग ले लेंगे उस चीज़ के अंदर, बीपीएड वाले कोर्स के अंदर। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण किस्मत ऐसी रही जो उसमें हुआ नहीं। मेरे 44.75% थे, तो उसका क्राइटेरिया को फिल नहीं कर रहे थे। 45% वाले क्राइटेरिया। फिर आपने बीए के लिए किया? फिर मैंने बीए के लिए नहीं किया। फिर मैंने सोचा भी कि अब कुछ आगे तो करना पड़ेगा। अब ये 45 अब इसमें तो रह गए, तो कुछ ना कुछ आगे तो करना पड़ेगा। वो सोच के मैंने फिर एसटीसी का तैयारी की। सौरभ भी आपने बीएसटी से करी कोटा से, ठीक है? उसके बाद आप शायद जयपुर गए तैयारी करने। बिल्कुल। थोड़ा वो बताइए कहानी, वहाँ से कोटा से आप जयपुर जाने की कहानी बताइए हुआ। देखो, एसटीसी मैंने 15 में वहाँ एडमिशन लिया। उसके बाद 2 साल का कोर्स होता है ये एसटीसी वाला। 17 में जैसे वहाँ से कंप्लीट हुई मेरी, उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मेरे को लगा ऐसा कि हमें कोचिंग भी करनी चाहिए इस चीज़ के लिए, कहीं पीछे नहीं रह जाए। तो मैंने जयपुर कोचिंग के लिए मैं वहाँ गया था, और हमारे से 4-5 महीने की कोचिंग थी उस टाइम पीरियड में। तो वो कोचिंग वहाँ से की मैंने, जयपुर से। कोचिंग के अलावा आप सेल्फ स्टडी कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप कोचिंग के अलावा? सेल्फ स्टडी कोचिंग ही था मतलब? नहीं, कोचिंग का भी था उस टाइम के। अब टाइम ज़्यादा नहीं था क्योंकि जुलाई में मैंने एडमिशन लिया था और हमारा फरवरी में एग्ज़ाम था। तो रीड जैसा बड़ा कोर्स है, तो सेल्फ स्टडी का ज़्यादा समय नहीं मिल पाया मेरे को। तो जो भी 1-2 महीना था मेरे पास सेल्फ स्टडी का, तो वो मैंने उसको दिया मैंने। पहली बार आप रीड के लिए एलिजिबल हुए और आपने पेपर भी दिया, और शायद आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया? नहीं, क्वालिफाई तो हो गया था। उसमें क्या, जो 150 पूर्णांक होता है रीड का, उसमें अपने नंबर लाने होते हैं। अच्छा। तो क्वालिफाई के हिसाब से तो मेरे 95 थे, लेकिन वो ओवरऑल मेरिट बनती है। मेरिट 105 गई थी आपकी शायद ना? हाँ, 105 गई थी। तो उस मेरिट के हिसाब से मेरा नहीं हो पाया फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। सौरभ, आपने पहली बार 2016 में रीड कर दिया और दुर्भाग्यवश आपका वो पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो क्या कारण था उसका? कारण तो अगर मोटे तौर पर देखें तो मैं मेरे हिसाब से मानता हूँ कि जो समय मिलना चाहिए कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो मेरे पास पर्याप्त नहीं लगा मेरे को। 2018 के अंदर आपका रीड दिया, 17 वाली भर्ती थी, 17 वाले में 18 में आपने एग्जाम दिया, उसका वो क्लियर नहीं हुआ। पहला आपका अटेम्प्ट था, क्या कारण था उसका? कारण तो जो हम कोचिंग के लिए गए थे, जुलाई के अंदर गए थे। तो अब आप जानते हो कि कोचिंग के अंदर 4-5 महीने का समय तो लगता ही है उस टाइम पीरियड में। उसके बाद जो फरवरी में हमारा एग्ज़ाम था 18 में, तो सेल्फ स्टडी के लिए 1-2 महीने मिल पाए, और तो पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाया। उस कारण से अभी जैसे समझो कि उस कारण से नहीं हो पाया। मैं ऐसा मानता हूँ। टाइम को मानते हो ना? लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, उसी तैयारी की बदौलत 18 के अंदर आपके राजस्थान पुलिस की भर्ती आई थी। हाँ बिल्कुल। और उस भर्ती में आपने बढ़िया दमखम से तैयारी आपकी थी, और आपने बढ़िया दमखम से पेपर दिया, और आपका मतलब शायद कुछ पॉइंट से आप रहे थे उसके अंदर। थोड़ी वो कहानी बताइए एक बार राजस्थान पुलिस वाली। जैसे हमारा 18 वाला रीट वाला वैकेंसी थी, उसमें मेरा नहीं हो पाया, लेकिन लगातार तैयारी करने की सोची मैंने कि यार कि जैसे इसमें रीट में नहीं हो पाया मेरे, तो आगे की तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो सामने राजस्थान पुलिस दिखाई दे रही थी, तो मैंने जो भी 4-5 महीने मिले मेरे को 18 के बाद, जैसे फरवरी में एग्ज़ाम हो गया था और उसके बाद में अगस्त में इसका एग्ज़ाम था राजस्थान पुलिस वाला। अच्छा। तो जो भी 4-5 महीने थे, तो मैंने केवल सेल्फ स्टडी को उसमें टाइम दिया, और कारणवश हमारी जो मेरिट गई थी उसमें अजमेर से भी मैंने लगाया था। तो अजमेर वाली जो फिजिकल वाली कॉल थी, वो 51.83 मेरिट गई थी उसकी, लेकिन कारणवश मेरे 51.73 नंबर थे उसके अंदर। अच्छा, 83 गई थी पॉइंट, है ना, फिजिकल के लिए। अच्छा, पॉइंट 10 से आप रह गए? 10 से रह गया था मैं उससे। तो उस टाइम क्या फील हुआ आपको, भाई तैयारी और करनी चाहिए अपने को? हाँ, तो मेरे को लगा कि अभी अब तैयारी में कुछ ना कुछ कमी है, और मेहनत में भी कुछ ना कुछ कमी है, तो उसको सुधारने के लिए मुझे तैयारी तो करनी पड़ेगी आगे भी। 18 के बाद सर आपकी एंगेजमेंट हुई थी? जी सर। 19 के अंदर? हाँ बिल्कुल। तो थोड़ी एंगेजमेंट का साथ में आपकी जो एसएससी की आप तैयारी कर रहे थे रीट की, तो वो बताइए साथ में कैसे बैलेंस किया आपने? बैलेंस का तो जैसे मैंने राजस्थान पुलिस का पेपर देने के बाद में जैसे मेरा नहीं हो पाया राजस्थान पुलिस के अंदर, तो
अब आप जानते हो कि उम्र का भी रहता है अपने समाज के अंदर, सही बात है। शादी का जो भी अपने एवरेज 24-25 साल जो भी रहता है, तो वो वाली चीज़ मेरे सामने थी उसने, और घर वालों का भी था कि भाई शादी तो करनी है आगे पीछे। तो मेरा जो शादी हुई 29 मई को मेरी शादी हुई थी। अच्छा। उसके बाद मैंने जो मेरे होने वाली वाइफ थी उसको भी मैंने बता दिया कि मैं तैयारी के हिसाब से, उन्होंने काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। तो मेरी पूरी कहानी पता थी और उनको पता था कि अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी बेरोजगारी दौर में है, तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने जो उससे हुआ वो वाला सपोर्ट उसने दिया मेरे को। बड़े सपोर्ट रहा, बड़ा सपोर्ट रहा, आपको खूब मोटिवेट किया, वाइफ ने मोटिवेट किया। सौरभ भैया उसके बाद 18 का आपने, 19 में आपकी शादी हो गई, 20 की आपने, 20 में कोरोना लग गया। 20 में कोरोना लग गया। तो कोरोना वाला दौर कैसा रहा आपके जीवन में? कोरोना वाला दौर ऐसा था कि अब जैसे उस टाइम पीरियड में चारों तरफ ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो बाहर जाने का तो रहा नहीं, तो मैंने सोचा भी गांव में रहकर ही सेल्फ स्टडी करके ही तैयारी की जाए इस चीज़ के लिए। तो मैंने जो भी टाइम मिलता था उस टाइम पीरियड में, उस टाइम में मैंने तैयारी की सेल्फ स्टडी के माध्यम से। अच्छा, घर पे तैयारी की? घर पे तैयारी की। तो उसके बाद कब भर्ती आई वापस? उसके बाद में जैसे कोरोना लग रहा था उस टाइम, तो ऐसे भी तैयारी भर्ती का कोई दूर दूर तक पता नहीं था, तो मैंने सोचा कि अभी अपना बेस मजबूत कर लिया अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे पता था भी जो भी है कोरोना के बाद में जब भी सामान्य स्थिति होगी वापस भर्ती तो आनी है। आनी, सही बात है। तो उस हिसाब से मैंने अपना सेल्फ स्टडी कंटिन्यू की, और भर्ती का जो नोटिफिकेशन था हमारा 2021 में आया था इसका रीट वाला वापस। अच्छा। तो मैंने सोचा कि अब इससे बड़े अवसर नहीं है। सौरभ भैया कोरोना के बाद में 2021 के अंदर वापस नोटिफिकेशन आती है आपकी रीट की, फरवरी के अंदर। फरवरी। और एग्जाम आपका होता है सितंबर के अंदर। तो उस टाइम पे आपकी तैयारी कैसी थी? तैयारी के जैसे नोटिफिकेशन आया था 2021 के अंदर, फरवरी 2021 के अंदर नोटिफिकेशन आया था, लेकिन वो कोरोना काल लगा था उस टाइम पीरियड में, जैसे साल 1.5 साल का जो टाइम मिला तो उसमें हमने सेल्फ स्टडी के माध्यम से अच्छी तैयारी कर रखी थी, और हमारे लिए अवसर की बात थी कि 2021 में हमने नोटिफिकेशन निकाला, तो सितंबर में इसका एग्ज़ाम था रीट वाला। अच्छा। तो अच्छी तैयारी थी उसमें, बढ़िया वाली 10 वाली तैयारी थी। अच्छा। तो 21 वाला दिया, तो उसमें मेरे 125 नंबर थे उसमें, और उसमें 130 मिनट तक गई थी हमारी। 103 यदि मेरिट आपको 125 थे। तो कमी रह गई मतलब कहीं ना कहीं। हाँ, फिर तैयारी में नंबर को फिर वो रह गया था उसमें। कमी तो क्या है, उसमें जो सिस्टम था उसका भी रहा थोड़ा बहुत, उस टाइम थोड़ा पेपर आउट का भी चल रहा था, तो शायद उसका शिकार भी हो गए इस चीज़ का। अच्छा। उसके बाद वापस भर्ती आती है 2022 में। 2022 में। उस टाइम पे आप होपलेस हो गए थे या फिर वापस आपने तैयारी जारी रखी थी? उसमें ये था कि जैसे 2021 में मैंने वो दिया, उसमें नहीं हो पाया मेरा, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ उसमें कि अब देखो इतनी बड़ी हम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, तो घर वालों की सहमति तो होना जरूरी है। मैंने एक बार घर वालों से पूछा इस बारे में, मेरी मम्मी और मेरे पापा से पूछा मैंने कि मैं एक बार को तैयारी कर लूँ क्या इस चीज़ के लिए। तो जनरली आप देखते हो कि 28 मेरी जो एज है अभी वो 28 हो गई थी उस टाइम पीरियड में। तो आप सोचते हो इतनी 28 में कौन पढ़ाता है, इतनी प्रेशर रहता है घर वालों को भी। जैसे मेरी शादी भी हो गई, मेरा बच्चा भी हो गया था उस टाइम पीरियड में, तो सारी चीज़ें थी, लेकिन घर वालों ने इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया, और उन्होंने ये पापा का अपना काम, ये सब्जी का काम था। अच्छा। तो पापा और मम्मी ने दोनों ने इस चीज़ का कभी एहसास नहीं होने दिया। उन्होंने ये बोला मेरे को कि तू केवल तू पढ़ाई कर तू तो। और मेरे पापा ने पर्टिकुलर, मेरे पापा अब नर्वस तो होते हैं हम, तो उस टाइम मैंने पूछा था मेरे पापा को, पापा आप 1 आध साल मेरे को दे दोगे क्या वापस? तो उन्होंने बोला भाई कितने टाइम पीरियड में आएगी भर्ती? तो मैंने ऐसे ही, पता तो नहीं रहता भर्ती को क्या पता रहता है, लेकिन मैंने ऐसे बोल दिया पापा को भाई साल भर के लिए टाइम लगेगा, साल भर के लिए। अच्छा। तो पापा ने बोला भाई साल भर का ही मामला है क्या? हाँ। तो उन्होंने बोला भाई कि चलो ठीक है, एक साल और, एक भर्ती और दे ले। साल का तो बोला नहीं उन्होंने, एक भर्ती और दे ले तेरे हिसाब से। तो मेरे को लगा कि भाई घर वाले हार नहीं मान रहे, तो हम अपन मन से क्यों हार माने। मतलब आपके पापा ने आपको कदम कदम पर सपोर्ट किया। हाँ, मम्मी और मुझे जहाँ तक याद है उस टाइम पे आपके पिताजी की हेल्थ ठीक नहीं थी। हाँ बिल्कुल, हेल्थ इश्यूज थे उनके, उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आपको मोटिवेट किया कि आप तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। तो आपने तैयारी करी 22 के अंदर, 22 वाली। और माफी चाहता हूँ लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2022 के अंदर आपके पिताजी की डेथ भी हो गई। तो आपने अपने आप को कैसे संभाला? और उसी टाइम पे आपका मतलब पेपर था, आपके पिताजी ने बोला कि ये आपने खुद ने डिमांड करी कि मेरा ये आखिरी साल है, मैं करना चाहता हूँ,
पिताजी ने बोला कर आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसी दौरान मतलब पिताजी की मौत हो जाती है। तो आपने कैसे अपने आप को संभाला और कैसे आपने अपनी तैयारी जो है जारी रखी, और कैसे आप उसी दौरान उस भर्ती के अंदर आप नौकरी लगकर आप आज इस पद पर हो, थोड़ा वो कहानी बताइएगा। खाने का ऐसा है सुरेंद्र भाई कि पापा से मैंने पूछा उस टाइम पीरियड में कि मैं तैयारी कर लूँ, तो पापा ने मना नहीं किया। तो पापा की तरफ और मम्मी की तरफ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इस प्रकार की। तो मैं वापस मेरी तैयारी में जुट गया था इस चीज़ के लिए। बीच में मेरे पापा को भी हार्ट की प्रॉब्लम थी मेरे पापा के, तो काफ़ी समय से थी, वो 4-5 साल से थी उनके प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी वो हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होने देते थे किसी चीज़ के लिए। हर चीज़ में सपोर्ट था उनका। 2022 के अंदर वापस नोटिफिकेशन का सोच रहे थे भाई आने वाले तैयारी, तो उस हिसाब से उसमें जुट गए थे हम। तो एक दिन की बात है, 2 सितंबर वाली बात है, तो पापा एकदम से तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो उस दिन तबीयत ख़राब होने के कारण पापा की डेथ हो गई थी, उसी दिन हो गई। उसी दिन? हाँ, 2 सितंबर को। हमें ज़्यादा इस चीज़ का टाइम नहीं मिला जो हमें करना चाहिए, तो वो टाइम नहीं मिल पाया हमें। तो पापा की डेथ हो गई थी, 2 सितंबर को पापा की डेथ हो गई थी। और अब आप जानते हो कि इतनी बड़ी समस्या आ गई, तो नर्वस नहीं। कैसे आपने वो संभाला? से बात वो वाली चीज़ थी मेरे साथ में। तो 1-आध महीना मैं खुद काफ़ी डिस्टर्ब रहा था इस चीज़ के लिए। अब इतनी बड़ी चीज़ है, बड़ी घटना दुर्घटना जो भी मानो आप, जाहिर सी बात। तो उसमें 1-आध महीना में काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा था उस टाइम पीरियड के अंदर। पापा की डेथ हो गई, कमाने वाले पापा थे, पापा थे कमाने। उसके बाद पूरा प्रेशर जो था फैमिली का आपके ऊपर आ गया। मेरे ऊपर आ गया पूरा। कैसे आपने संभाला अपने आप को और कैसे आपने अपनी तैयारी जारी रखी? प्रेशर का तो सर आप जानते हो कि इतनी बड़ी दुर्घटना, जो भी घटना, इतनी बड़ी घटना हुई, तो संभलने का तो रहता ही, मन में रहता ही कि यार पापा तो पापा ही हैं इस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ की कमी नहीं पूरा कर सकता। लेकिन जो प्रेशर आया, मैंने मेरे हिसाब से हैंडल करने की कोशिश की। मैं भी उस पहले ज्ञान था इस चीज़ों से कि कभी काम पड़ा नहीं इन चीज़ों से। बात पहला प्रेशर था आपके लिए? पहला वो था। तो जैसे भी मम्मी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पीरियड के अंदर। और जैसे पापा की डेथ होने के बाद में 1-आध महीना मैं भी काफ़ी नर्वस महसूस कर रहा था, और काफ़ी उस टाइम पीरियड में मेरे खुद के भी इतना पढ़ने का मन नहीं करता था। कुल मिला के डिस्टर्ब हो गए थे आप? पूरी तरीके से सोच रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। इधर नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का भी प्रेशर था, साथ साथ घर वालों का घर का भी प्रेशर था कि यार अब कमाने का सब रहता है ना, कि घर का खर्चा कैसे चलाए हम, उस चीज़ का भी रहता है। तो मम्मी ने बोला भी कि जैसा भी हम मिलकर करेंगे, छोटा भाई है मेरा बनवारी है और मम्मी है, तो हमने सबने डिसाइड किया कि जो भी है साथ मिलकर लड़ेंगे इस चीज़ के लिए। तो मम्मी का भी सपोर्ट रहा उस टाइम पीरियड में, और मम्मी ने कभी हार नहीं मानी। और हमारे क्या सब्जी का ठेले का धंधा है उस टाइम पीरियड में, ठेले का धंधा था। तो पिताजी वही करते थे? पिताजी वही करते थे, वही काम करते थे। और बीच बीच हम जैसे भी हमें टाइम मिलता था हम उनका सहयोग करते थे, हाथ बटाते उस चीज़ के अंदर। और फिर जैसे पापा की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम पीरियड में जो हमारे रोजगार का साधन था जो वही था, सब्जी का ही था। संभालने वाला कोई बचा नहीं पीछे? संभालने वाला कोई था नहीं उस टाइम पीरियड में। तो सब्जी का ठेला का हमने वापस शुरू किया एक आध महीने बाद में, क्योंकि घर का खर्चा चलाना पड़ता है, आप समझते हो। बिल्कुल। और कोई सपोर्ट नहीं था। अब खेती का भी हमारे इतना ज़्यादा नहीं है, खेती वगैरह ज़्यादा नहीं है आपकी, तो सपोर्ट नहीं था खेती का भी? खेती का सपोर्ट नहीं था, तो मोटा मोटा वही था कुल मिला के। उसके पीछे वो हमारी रीढ़ की हड्डी थी कुल मिला के। तो वापस हमने वो स्टार्ट किया, और मम्मी काफ़ी हिम्मत वाली है हमारी मम्मी, तो उन्होंने संभाला। और जैसे भी हमसे हुआ, मम्मी से हुआ, तो वो टाइम पीरियड था हमारा 4-5 महीने वाला, जो हमने निकाला उस टाइम पर। तो कठिन समय था हमारा, वो निकाला हमने। कहते हैं ना, गिरते हैं मैदानों में सरसों सवार ही, वो तकल्लुफ क्या गिरे जो गुर्दों के बल चलते हैं। आपने अपनी तैयारी को जारी रखा, पिताजी की डेथ होने के बाद अपने आप को संभाला, घर को संभाला, घर की जिम्मेदारी को समझा, संघर्ष की बदौलत उसी भर्ती में आप सिलेक्ट हुए। जी सर। वो अनुभव कैसा था आपका, जो पहली बार आप लगकर नौकरी लगकर घर आए आप, वो अनुभव आपका कैसा रहा माता जी के साथ में? माता जी के साथ में ऐसा था कि जैसे ही मैंने पेपर दे लिया उसका, तो अब आजकल कंफर्मेशन तो रहता नहीं है, थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है।
पेपर देने के बाद में थोड़ा बहुत डर तो लग ही रहा था कि होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये भी डर था इस चीज़ का भी, करेंगे क्या आगे, थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है ना। तो हमारा 2 गुना वाला रिजल्ट आया था जून के अंदर। उस टाइम हमारी मेरिट गई थी 172 गई थी हमारी मेरिट, 2 गुना वाली। 2 गुना वाली में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद में अब लगा था कि यार मेरे उस टाइम पे मेरे जो नंबर थे, मेरे 192 नंबर थे, तो लग रहा था उस गैप से कि हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्रतियोगिता परीक्षा की और कैटेगरी का डर तो रहता ही है ना, सभी को रहता है। तो वो वाला डर भी मेरे अंदर था कि कहीं ना कहीं कुछ ना गर्व ऐसा कुछ हो जाए। फिर बाद में सितंबर में हमारे 1 सितंबर को हमारा रिजल्ट आया था। 1 सितंबर को रिजल्ट आया था और उसमें मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया था। जो हमारी मेरिट गई थी 187 मेरिट गई थी। पूर्णांक कितने का था? शायद 300 का था। पूर्णांक 300 का था उसमें, और जो ओबीसी कैटेगरी से हूँ तो मैं हमारे 187 पॉइंट कुछ गई थी। 195 आपके आए थे और 192 थे मेरे। 192 थे आपके। 192 थे। आपने मेरिट से बहुत नंबर अचीव किए। वो 192 थे और उस हिसाब उस टाइम में सबसे वो वाली बात है, उस टाइम में घर पर नहीं था और उस शायद रक्षाबंधन वाला त्यौहार था उस टाइम, तो मैं वहाँ गया, ससुराल गया हुआ था उस टाइम। अच्छा। तो उस टाइम वहीं आया था रिजल्ट वहीं आप शाम को मैं वहीं गया था और शाम को 6 बज रहे थे। वो दिन आज भी है, शाम को 6 बज रहे थे। उस दिन को आप आज याद करते हो तो कैसा फील होता है? जब वो उस दिन का तो मैं बता नहीं सकता, शब्दों में तो पिरो नहीं सकता उस चीज़ को, क्योंकि रिजल्ट आया था और सोच भी नहीं रहा था कि अपना हो गया फाइनली, क्योंकि उस चीज़ के लिए हम जिस चीज़ के लिए भागते इतने सालों से और वो चीज़ मिल जाए तो बहुत यानी कहना मतलब अच्छा भी लग रहा था और एक वो लग रहा था कि रोना भी आ रहा था, रोना भी आ रहा था। तो पिताजी की मृत्यु के बाद आपने अपने आप को संभाला। हाँ, फिर मम्मी को मैंने कॉल किया, मम्मी से बात भी की और मम्मी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी उस चीज़ के लिए। और फ्रेंड सर्कल थे हमारे 2-4 दोस्त जो अच्छे हैं हमारे दोस्त, उनसे बात की और अच्छा लगा। और उस दिन की बात बताऊँ आपको, मेरे को नींद नहीं आई पूरी रात। जब आप कुछ अचीव कर लेते हो तो जाहिर सी बात है वो सेलिब्रेशन बनता है। वो सेलिब्रेशन अपने तक ही सीमित नहीं होता है, वो चारों तरफ सीमित, बिल्कुल चारों तरफ फैलता है। चारों तरफ फैलता है। और सारा भी मुझे बात याद आ रही है कि इससे पहले शायद आपने एक भर्ती देखी थी जिसमें आपका एक स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट था। जी जी। तो उस स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट आपका इनवैलिड हो गया, मतलब उसका क्या कहानी थी उस चीज़ की, स्पोर्ट्स वाले की? उसकी सर ये कहानी ये थी कि जो अपने मैं 2007 में मैंने नेशनल खेला था उस टाइम में, तो उसमें क्या जैसे अपने राजस्थान सरकार ने एक नियम बना रखा है 2% कोटे का आरक्षण वाला, कि किसी के पास नेशनल सर्टिफिकेट हो तो उसको 2% आरक्षण दिया जाएगा। जैसे अपने अलग अलग कैटेगरी अलग अलग आरक्षण का प्रावधान हो, उस प्रकार से खिलाड़ियों के अलग से 2% कोटा का रखा था उन्होंने। तो उस टाइम पीरियड में मैंने वो 2% आरक्षण, मेरे पास नेशनल का वाला सर्टिफिकेट था तो मैंने लगाया उसमें 2% वाले में, क्योंकि नेशनल वाला उसमें एलिजिबल वाला सिस्टम था। लेकिन नियमों के अभाव में, मैं खुद भी मेरी गलती मानता हूँ, उसमें नियमों के अभाव में मुझे पता नहीं था कि उसमें क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन का ही वैलिड रहता है उस चीज़ में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन मेरी थी नहीं, पार्टिसिपेट ही था उसमें, नेशनल में पार्टिसिपेट ही था, जबकि उसमें क्राइटेरिया में दे रखा था उसमें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ही अलाउ है इस चीज़ के लिए। अच्छा, इसलिए आपका नहीं हुआ उसमें इनवैलिड हो। और अभी मैं जानना चाह रहा हूँ, जो आज हमारे साथी जो 12th कर चुके हैं या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, वो जो पीटीआई की तैयारी करना चाहते हैं, जो बीपीएड करना चाहते हैं या सीपीएड करना चाहते हैं, थोड़ी वो कहानी बताइए ना एक बार भाई, किस प्रकार से वो 12th के बाद में ऐसा कुछ करें जिसकी बदौलत वो पीटीआई तक जा सकते हैं। आपका प्रॉपर तो पीटीआई के लिए था, सर्टिफिकेट की आप रखे, थोड़ा एक बार बता दीजिए कि पीटीआई के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? पीटीआई के लिए जैसे जो कोर्स होता है इसमें, जैसे 12th बाद में डीपीएड नाम से होता है। अच्छा। और एक बीपीएड नाम से होता है, 2 कोर्स होते हैं इसमें। 12th बाद में डीपीएड वाला होता है और ग्रेजुएशन बाद में बीपीएड वाला होता है, 2 कोर्स होते हैं। 2 कोर्स होते हैं ना। और इसमें जो खेल वाले होते हैं, जो इच्छुक रहते हैं खेल के प्रति, जो अपने जिज्ञासा रहती है, जिनके लिए बहुत अच्छे कोर्स है 2 वाले। और इसमें जो अपने जैसे जिला स्तर पर, राज्य स्तर वाला और नेशनल, तीनों ही सर्टिफिकेट वैलिड रहते हैं इसमें। अगर आपके पास तीनों में से कोई सा भी सर्टिफिकेट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और बेकायदा इसमें मेरिट बनती है और उसके थ्रू आपका नंबर आता है। अच्छा। कॉलेज वगैरह मिलता है इसमें, जैसे अपने बीएड होती है ना, जैसे ही बीपीएड वगैरह होता है इसमें। अच्छा, ये रहता है। सर्टिफिकेट चाहिए केवल ना? हाँ, सर्टिफिकेट तो होना जरूरी है, अनिवार्य है इसमें सर्टिफिकेट होना। सौरभ भैया, आपने
संघर्ष की बदौलत आज ये मुकाम हासिल किया, इस पद पर आप हो। नौकरी नहीं लगने से पहले और नौकरी लगने के बाद का रवैया, गांव वालों का देखो आप या फिर घर वालों का देखो, कैसा रहा, उसको आप कैसे देखते हो आज? देखो, नौकरी लगने से पहले तो आप जानते हो कि जो बेरोजगारी क्या दशा रहती है, सब वाकिफ हुई इस चीज़ के लिए, और ये शायद नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। लोगों को धारणा बदलनी चाहिए क्योंकि हर कोशिश आदमी कोशिश कर सकता है, परिणाम उसके हाथ में रहता नहीं है। आप कोशिश करने वाले को वही तवज्जो महत्व दीजिए जो परिणाम आने के बाद में जो रहता है उनका, वो वाली चीज़। आमतौर पर अपने समाज में ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता है, जिससे बच्चा बेचारा डिप्रेशन में और चल जाता है। और वो जो आदमी कोई भी चीज़ कर रहा है, जरूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी, हर चीज़ में वो मेहनत ही करता है, तो कोशिश कर रहा है तो उस कोशिश मोटिवेट करना चाहिए। कोशिश को आप महत्व दीजिए, उसमें वो चीज़ रखिए कि आप वो कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए कर रहा है। ये धारणा होनी चाहिए हमारे समाज में, मेरा ये मानना है इस चीज़ के लिए। नौकरी के अंदर आप अभी हो, 8th क्लास तक आप पढ़ाते हो, बच्चों में आप क्या क्या सुधारात्मक आप ऐसे कार्य करते हो जिनकी वजह से उनके अंदर परिवर्तन आए अपने विद्यालय के अंदर? विद्यालय के अंदर जैसे हमारे 1st लेकर 12th तक का विद्यालय है, तो हमारे जो सब्जेक्ट दे रहेगा, मैं हिंदी सब्जेक्ट से पढ़ाता हूँ मैं वहाँ पर। तो छोटे बच्चों के लिए तो जैसे मैं खेल विधियों से सिखाता हूँ बच्चों को, और साथ ही साथ जो हमारे 1st से लेकर 11th 12th तक स्कूल है हमारे, तो उसके अंदर जो बड़े वाले बच्चे हैं उनको मैं खेल भी खिलाता हूँ, जो भी मेरे को आता है वो चीज़ मैं उनको। मतलब मैंने आप शुरू से क्या स्पोर्ट्स में थे, इसलिए आप उनको एनकरेज करते हो स्पोर्ट्स के लिए? तो उनके लिए जो पढ़ाई के साथ पढ़ाई तो करवाते हैं, साथ ही साथ में जो गेम्स का जो महत्व आज के समय में, तो वो वाली चीज़ भी उनके साथ शेयर करता हूँ। मतलब फिजिकल ट्रेनर का आप काम करते हो पढ़ाई के साथ साथ? और हमारे स्कूल में मेरे को पीटे जी बोलते हैं सारे। पीटे जी बोलते हैं आप प्रॉपर तरीके से आप उनको गाइड करते हो? हाँ, फिजिकल आप उनको एप्टीट्यूड आप उनको सिखाते हो, तो फिर जाहिर सी बात पीटे जी बोलेंगे आपको। सावर भैया, आज एक प्रचलन चला हुआ है कि बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो उसकी इमेज है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो ही समाज में उसकी छवि है, बड़े पैसे वाले उसको देखेंगे कि यार प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके पास पैसे हैं, दामाद उसको बड़े सरकारी नौकरी वाला चाहिए, लेकिन बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने चाहिए। बिल्कुल यही हो रहा है आजकल। तो ये थोड़ा आप इसके बारे में बताइए, धारणा जो है इसको आप किस प्रकार से देखते हैं, आप परिवर्तन लाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे इस चीज को लेकर? देखो, इसमें परिवर्तन का तो ये है कि जैसे तैयारी की रहती है ना जो भी चीज़ें, तो सरकारी स्कूलों में अगर आप उनका नामांकन नहीं होगा, बच्चों का नामांकन नहीं होगा, तो पोस्टें क्रिएट नहीं होगी, तो सरकार भी इस चीज़ में पीछे हट जाती है। तो पहला तो हमारा काम रहेगा कि अगर बच्चों को हम सरकारी स्कूलों में नहीं डालेंगे तो सरकारी पोस्टें क्रिएट नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि जैसे जो बच्चे हैं आज के समय में, जो पहले धारणा थी वो बिल्कुल भी नहीं रही स्कूलों में। आजकल नए टीचर लग रहे हैं, वेल एजुकेटेड है। नहीं, एक चीज ये भी तो ना भैया कि जो पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूलों के अंदर, उसके अंदर अभिभावक पहुंचते ही नहीं है, तो वो भी तो कमी है ना पेरेंट्स की भी? तो बिल्कुल कमी है। तो उनको जो दे रखा है कि हमारे सिस्टम रहता है कि आप महीने एक बार पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो हमारे स्कूल का भी बता रहा हूँ मैं, हमारे स्कूल में भी नहीं पहुँचते हैं। तो ये तो गलत है इस चीज़ के लिए कि हम सरकार ये चीज़ें कर रही हैं, तो उनका लाभ लेना चाहिए इन चीज़ों का। तो बेवजह उलाना देते फिरते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाते ही नहीं है। भाई आप कम से कम एक बार वहाँ जाइए तो सही स्कूल के अंदर, फीडबैक लीजिए, आप आपके बच्चे से पूछिए। घर आने के बाद आपके बच्चे से आप कितना क्या पूछते हो? बच्चा स्कूल से आने के बाद कहाँ बैग फेंकता है, कहाँ उसकी कॉपी रहती है, कहाँ उसकी ड्रेस रहती है, किसी को कोई पता नहीं होता। दूसरे दिन वापस वो वहीं से उठा के स्कूल चल देता है प्राइवेट स्कूल के भरोसे। मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, इसका मतलब बहुत टैलेंटेड है, बहुत होशियार है। आपके सामने है, शुरू से लेकर 12th तक इन्होंने सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करी है। हालांकि पहले से लेकर 5वीं क्लास तक जो बेसिक होती है वो इन्होंने प्राइवेट स्कूल से करी है, लेकिन जो मजबूती जो देखी जाए स्टडी की, तो इन्होंने मतलब 6th के बाद में 12th तक सरकारी स्कूल से करी है, और वही नहीं होती है। सरकारी स्कूल की बदौलत आज ये इस पद पर है। तो ऐसा कतई नहीं माने कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, ये हमारी गलती रहती है, हमारे पेरेंट्स की गलती रहती है। अगर अभिभावक ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है, अपने बच्चों को कृपया करके सरकारी स्कूलों में आप उनका एनरोल करवाइए। सरकारी स्कूलों के प्रति आपकी धारणा जो है वो चेंज कीजिए। पहले का रवैया और आज का रवैया दोनों में जमीन और आसमान का अंतर आ गया। अब
आज हर टीचर ये चाहता है कि मैं पढ़ाई करवाऊं, ताकि ये बच्चा मेरे द्वारा पढ़ने के बाद कहीं आगे ये अच्छी पोस्ट पे ये तैनात हो। पहले वाला रवैया बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। आजकल नौजवान नौकरी के अंदर है तो चाहते हैं कि मेहनत की बदौलत वो उनके जीवन के अंदर कुछ अच्छी सफलता अर्जित करे। कोई लापरवाही नहीं करता है, लापरवाही करते हैं हम खुद लोग। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को डाल दिए सरकारी स्कूल के अंदर, उसके बाद बच्चे से नहीं पूछते कि क्या बेटा आपने आज पढ़ा, क्या आपके टीचर ने आज पढ़ाया। पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें पहुंचते नहीं है, वो उलाना देते फिरते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। रिकॉर्ड है आज तक जितने भी नौकरी लगे हैं, सरकारी स्कूल का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है रादर देन प्राइवेट इंस्टीट्यूट के। तो ये दिमाग से निकाल देना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। तो सौरभ भैया, ये सरकारी स्कूल के प्रति जो धारणा है उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए अभिभावकों को। मैं सभी अभिभावकों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो सरकारी स्कूलों का जो रवैया है वो पहले जैसा नहीं रहा है, और जो चीज़ें थी पहले दिमाग में कि पढ़ाई नहीं होती है और बच्चे उस हिसाब से पढ़ते नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है और अच्छे से पढ़ाई होती है। सभी टीचर ये चाहते हैं कि उसके स्कूल का नाम रोशन हो, उस हिसाब से वो मेहनत भी करवाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोचते हो। सौरभ, ये साथी जो हमारे आज साथी तैयारी कर रहे हैं बाहर, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि इस बेरोजगारी के दौर में वो किस प्रकार अपनी मेहनत को, अपनी लगन को जारी रखें और अपने सपनों को पूरा करें। आपने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने आप को संभाला और ये पद आपने हासिल किया, तो एक बार अपने साथियों को एक मैसेज दे दिए कि जीवन के अंदर कितनी भी परेशानी आ जाए, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। थोड़ा मैसेज आप दे दीजिए एक बार। मैं सभी युवा साथियों से गुजारिश करना चाहता हूं और साथ ही साथ उनको बताना चाहता हूं कि आज का जो प्रतियोगिता दौर है उसमें आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और किसी भी प्रकार की मानसिक स्थिति से आप मजबूत रहे, और साथ ही साथ तैयारी को लगातार कंटिन्यूटी के साथ साथ आप तैयारी करें। सभी आपसे कहना चाहता हूं कि आप केवल और केवल पढ़ाई पर अपना ध्यान दें, पूरा फोकस पढ़ाई पर रखें और तैयारी में कंटिन्यूटी रखें, और अपनी प्राथमिकता पहले केवल और केवल पढ़ाई को रखें। आप अंत में सुरेंद्र जी भाई, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपने मेरे को चुना है। साथ ही साथ मैं युवा साथियों से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि इनके जो चैनल है इनको प्यार दे, सब्सक्राइब करें इनके चैनल को, क्योंकि इन्होंने अपने नैतिक करते हुए बहुत सारे काम हैं इनके खुद के स्वयं के, और इन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो आपने देखी कि भीषण गर्मी के अंदर आपने देखा कि पौधे वगैरह कितनी ज़रूरत थी उस चीज़ की, तो इन्होंने उस टाइम पीरियड में काफ़ी सारे पौधे लगाए।